Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे वीसी साइकिल के अंदर यूज होने वाले प्लेस चैम्बर पर कि प्लेस चैम्बर क्यों यूज लेते हैं, ऐसा क्या कारण है कि हमें प्लेस चैम्बर यूज करना होता है इन वीसी साइकिल में। ठीक है, तो आप डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम कि आपके पास इवोपरेटर स्टोरेज स्पेस है, यहाँ से स्टोरेज स्पेस है, ये आपके पास स्टोरेज स्पेस है। स्टोरेज स्पेस से हीट एक्सट्रैक्ट करता है इवोपरेटर, क्यू ए इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इवोपरेटर से जो ये है हीट जाता है आपके जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ एंटर करता है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में वो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस्ड होता है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड होता है, और यहाँ पर वर्क इनपुट दिया जाता है और फिर वहाँ से एग्जिट होता है पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, और यहीं से एंटर होता है वो कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, वो हीट कूलिंग इफेक्ट होता है। वो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कूल होता है और वो हीट रिजेक्ट करता है इन द सराउंडिंग, और कंडेंसर से ये होने के बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पे आपका रेफ्रिजरेंट एग्जिट होता है। पॉइंट नंबर 3 पर जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो होता है इन प्योर लिक्विड फॉर्म में। ओके, और जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस की जाती है 3 to 4, तब ये चेंज हो जाता है आपके लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 से 2 ये आपका रेफ्रिजरेंट जो यहाँ पे है सुपर हीटेड फॉर्म में, फिर यहाँ से कंडेंसर में होने के बाद पॉइंट नंबर 3 पे ये भी लिक्विड है, सेचुरेटेड लिक्विड। और जब ये 3 to 4 में ये जहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 पे ये लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो फ्लैश चैम्बर को थ्रोटलिंग और इवोपरेटर के बीच में लगाते हैं। ये आपके डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश चैम्बर को कहाँ लगाते हैं, थ्रोटलिंग और इवोपरेटर के बीच में। ये आपके थ्रोटलिंग, और ये देखिए आप, क्योंकि यहीं पर लगाने में इसका बेनिफिट है, अभी पता लग जाएगा किस कारण से, लिक्विड प्लस वेपर के रूप में। हम चाहते हैं कि इवोपरेटर के अंदर ओनली लिक्विड जाए, क्योंकि लिक्विड का जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, और जितना लो टेम्परेचर होगा इवोपरेटर का, उतनी ही ज़्यादा हीट जो है स्टोरेज स्पेस से हम एक ही बार में रिमूव कर पाएंगे। अगर वो लिक्विड प्लस वेपर होगा तो उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा। तो हम चाहते हैं कि उस जगह पर जो इवोपरेटर के अंदर जो एंटर हो ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही एंटर हो, वेपर रेफ्रिजरेंट की हमें आवश्यकता नहीं होती है। वे ओके, तो हम क्या करते हैं, फ्लैश चैम्बर लगाते हैं। फ्लैश चैम्बर क्या करता है, ये देखिए, फ्लैश चैम्बर क्या करता है कि लिक्विड और वेपर को अलग अलग कर देता है, और वेपर को भेज देता है वो एग्जिट पॉइंट ऑफ द कंडेंसर, और इवोपरेटर में ओनली लिक्विड को भेजता है, और ये लिक्विड किस में चेंज होती है, अगेन वेपर में चेंज होती है हीट को लेके, और ये वापस पहुंच जाती है, और दोनों ही एक जंक्शन पे पॉइंट नंबर 1 पे मिल जाते हैं, और अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो फ्लैश चैम्बर का क्या यूज है, फ्लैश चैम्बर लिक्विड और वेपर को अलग अलग कर देता है, और एक स्ट्रीम से तो भेज देता है वो लिक्विड को इसमें इवोपरेटर में, और दूसरी स्ट्रीम से वेपर को डायरेक्ट वो इनलेट ऑफ द कंप्रेसर के यहाँ भेज देता है। अब तो देखते हैं, फ्लैश चैम्बर रिड्यूस द साइज ऑफ द इवोपरेटर। इससे क्या होता है कि इवोपरेटर की साइज घट जाती है, क्योंकि पहले जो लिक्विड प्लस वेपर दोनों को एक साथ उसको लेना होता था, अब क्या ओनली लिक्विड फॉर्म में ही, तो साइज घट जाती है और उसमें हमें कॉस्ट में बेनिफिट होता है, कॉम्पैक्ट साइज प्राप्त होती है। तो फ्लैश चैम्बर रिड्यूस द साइज ऑफ द इवोपरेटर, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द सीओपी ऑफ द सिस्टम, और सीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन और वर्क इनपुट बोथ आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, सीओपी भी इसी कांस्टेंट होती है। केवल हमें एक ही बेनिफिट होता है कि हमें हमारा रेफ्रिजरेंट जो है कॉम्पैक्ट साइज स्मॉल साइज में प्राप्त हो जाता है सेम सीओपी पे, और हमारी इवोपरेटर को जो लार्ज साइज में बनाने की जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। थ्रोटल वाल्व शुड बी केप्ट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द इवोपरेटर, और थ्रोटल वाल्व को जो है इवोपरेटर के जितना पास हो सकते हैं उतना पास लगाया जाता है। एट द एग्जिट ऑफ द थ्रोटिंग वाल्व स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज द वेट। एग्जिट ऑफ द थ्रोटल वाल्व, जहाँ एग्जिट होता है थ्रोटल वाल्व से, वहाँ पर जो आपके रेफ्रिजरेंट की जो स्टेट है वो लिक्विड प्लस वेपर होती है, बट इज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट विच टेक द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन द इवोपरेटर। ओनली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वही हीट ले सकता है वेपर में
हीट नहीं लेती है यहाँ पे। तो हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन द इवोपरेटर एंड अंडरगोज द फेज चेंज, ठीक है, और लिक्विड से वेपर में वो कन्वर्ट होती है, और जो वेपर है वो पहले से वेपर है वो हीट नहीं ले पाती है। देयरफॉर द वेपर रेफ्रिजरेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर में क्या होता है, लिक्विड और वेपर को अलग अलग कर दिया जाता है, एंड ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज सप्लाई टू द इवोपरेटर, और ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ही सप्लाई किया जाता है इवोपरेटर के अंदर। तो यूज ऑफ द लिक्विड वेपर रिजनरेटिव हीट एक्सचेंजर या हीट एक्सचेंजर इन वीसी साइकिल। वीसी साइकिल के अंदर हीट एक्सचेंजर का किस तरीके से यूज होता है तो आप देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास रेफ्रिजरेंट है जो कंप्रेसर में एंटर होता है, और कंप्रेसर में एंटर होकर कंप्रेस होकर पॉइंट नंबर 2 पर वो कंडेंसर में एंटर होता है, और पॉइंट नंबर 3 पर वो इन द लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसके बाद उसकी सब कूलिंग की जाती है। सब कूलिंग से क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होता है। ओके, सब कूलिंग करने के बाद उसको थ्रोटल वाल्व की सहायता से ऑपरेटर में भेजा जाता है, और ये ऑपरेटर से वापस यहाँ पर निकलने के बाद उसकी सुपर हीट भी कर दी जाती है। सुपर हीट से क्या होता है, वर्क इनपुट भी इंक्रीज होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है, सम कूलिंग के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसी हीट का यूज किया जाता है सुपर हीट करने के लिए। ओके, तो लिक्विड एंड वेपर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, इस तरीके से ये इसका डायग्राम होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा इस बार, अब R6 माइनस H5 या H6 ही हमारा मेन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, क्योंकि इवोपरेटर का ही देखा जाता है, यह बाहर की ओर सुपर हीट होता है। और वर्क इनपुट क्या होगा, 1 से 2 H2 माइनस H1, तो यहाँ पर वर्क इनपुट ये होगा, और COP जो है होगी हमारे पास H6 माइनस H5 अपॉन H2 माइनस H1। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। यहाँ पर हीट लॉस कहाँ पर हो रही है, H3 से H4, H3 से H4। आप डायग्राम में देखिए H3 से H4 सब कूलिंग हो रही है, और सुपर हीट कहाँ हो रही है, 6 से 1, तो H1 माइनस H6। तो जितनी हीट लॉस होती है उतनी हीट गेन होती है, इसलिए H3 माइनस H4 इक्वल टू H1 माइनस H6। ओके, तो CP of liquid T3 minus T4 equal to CP of vapor T1 minus T6, तो CP of liquid not equal to CP of vapor, that's mean T3 minus T4 not equal to T1 minus T6. तो so S3 minus H4 not equal to S1 minus S6 are equal, but its temperature difference are not same। ये दोनों ही एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो तो सेम होगा, बट टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं होगा, बिकॉज दोनों की स्पेसिफिक जो एंथैल्पी, स्पेसिफिक जो आपके हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका PV डायग्राम है, किस तरीके से VA क्या होता है, VC VS 1 से 2 यहाँ कंप्रेस्ड होती है, एंड 2 to 3 में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन, 3 to 4 आपके थ्रॉटलिंग, एंड 4 से 1। ओके, तो इसकी तरह हम देखते हैं कि इन दिस हीट एक्सचेंजर VC साइकिल हीट रिजेक्ट, VC साइकिल में जो हीट रिजेक्ट होती है बाय द सब कूलिंग इज गेन्ड बाय द, क्या होता है, इट्स गेन बाय वेपर एट इनलेट टू द कंप्रेसर। इनलेट हो, कंप्रेसर में इनलेट होने से पहले वो गेन कर लेती है, दैट्स मीन सब कूलिंग और सुपर हीटिंग दोनों ही यहाँ पर एक साथ होती है। H3 माइनस H4 इक्वल टू H1 माइनस H6, टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं फ्लैश चैम्बर का क्या यूज़ था और हीट रीजनरेशन करने से क्या इफेक्ट होता है। तो अब तक 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि अगर हम उनकी वर्किंग कंडीशंस है उनमें अगर चेंज करें तो VC साइकिल के में क्या चेंजेस आएंगे, उनके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वर्क इनपुट, COP और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच।